स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, यूक्रेन क्राइसिस में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और वॉरलाइट माइग्रेशन की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस वॉर की शुरुआत के कारणों को लेकर डिबेट अभी भी छिड़ी हुई है। वॉर से जन्म लेने वाले डिस्ट्रक्शन के लिए यूएसए और उसके एलाइज रशिया को जिम्मेदार बता रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया लगातार रशिया पर इंपीरियलिज्म के आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर रशिया और एंटी यूएस कंट्रीज यूएसए और नेटो के एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को इस वॉर का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यूक्रेन वॉर का सच जो भी हो, एक बात तो साफ है कि युद्ध उस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है जिसकी शुरुआत को हम वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक ट्रेस कर सकते हैं। वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जिसमें डिसीजिव विक्ट्री के लिए कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई और यूएस बैक्ड नेटो और यूएसएसआर बैक्ड वार्सो पैक्ट दुनिया में अपना अपना वर्चस्व कायम करने की लड़ाई में कूद गए। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मेजर टर्न तब आया जब 1991 में यूएसएसआर का डाउनफॉल हुआ और दुनिया भर में स्कॉलर्स दावा करने लगे कि यूएसएसआर के डाउनफॉल ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका की हेजेमनी को परमानेंट शेप दे दिया है और दावा था कि अमेरिका ही अब दुनिया का सरदार है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि पावर को गेन करने की जद्दोजहद कभी खत्म ही नहीं हुई और ग्रेट पावर पॉलिटिक्स यूएसएसआर के डाउनफॉल के बाद भी चलती रही। ये नई पावर पॉलिटिक्स अमेरिका और रशिया के बीच शुरू हुई, जिसमें धीरे धीरे चाइना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। यही वजह है कि कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट में जन्मे नेटो जैसे मिलिट्री ब्लॉक का भी अंत नहीं हुआ। नेटो कोशिश में लगा रहा कि वो रशिया के आसपास के देशों को भी अपने साथ जोड़े और इसी कोशिश को यूक्रेन वॉर का कारण भी बताया जा रहा है। रशिया का कहना है कि जब यूएसए 1956 में क्यूबा में यूएसएसआर के सपोर्ट को लेकर इतना एग्रेसिव हो गया था, तो रशिया यूक्रेन और नेटो के बढ़ते संबंधों से थ्रेटेंड फील क्यों ना करे। खैर, कोल्ड वॉर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वॉर्स खत्म नहीं हुए। अमेरिका पर आरोप लगे कि पावर को कंसोलिडेट करने के लालच में उसने जानबूझकर दुनिया भर में ऐसे ऐसे युद्ध छिड़े जिनका कोई औचित्य ही नहीं था और यही आरोप कुछ स्कॉलर्स आज यूक्रेन युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में भी यूएस पर लगाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केवल इसी पर्सपेक्टिव पर चर्चा करेंगे और अमेरिका द्वारा छेड़े गए उन वॉर्स को समझेंगे जिन्होंने दुनिया भर में डिस्ट्रक्शन को जन्म दिया। जी हाँ, डिस्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि इनमें से कई वॉर्स को जिस मकसद और मोरालिटी के चलते जस्टिफाई किया गया वो कभी फुलफिल ही नहीं हुए। पावर पॉलिटिक्स के लिए अमेरिका ने जो वॉर्स छेड़े उनके चलते कई सोसाइटीज क्रम्बल कर गई, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई और दशकों बाद आज भी वहां के लोगों का जीवन पटरी पर लौट नहीं पाया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं अमेरिका द्वारा लेड डिस्ट्रक्टिव वॉर्स के इतिहास और इम्पैक्ट्स को। दोस्तों, पावर कंसोलिडेट करने, अपनी हेजेमनी को बरकरार रखने और पहले यूएसएसआर और बाद में रशिया और चाइना जैसे देशों को काउंटर करने की होड़ में अमेरिका ने जो किया उसका सबसे पहला एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर अटैक्स हैं। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि अमेरिका द्वारा गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स में 1,29,000 और 2,26,000 सिविलियंस हिरोशिमा और नागासाकी में मारे गए। अमेरिकन सपोर्टर्स दावा करते हैं कि जिस तरह से जापानीज वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सेस पावर्स की हार के बाद भी गिव अप नहीं कर रहे थे, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को अनअवॉइडेबल बनाया था। लेकिन दोस्तों, यूएसए के ही फॉर्मर प्रेसिडेंट ड्यूइट ईस्टनोवर ने 1963 में दावा किया कि जापानीज सरेंडर करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स अननेसेसरी था। यूएस मिलिट्री के बहुत से ऑफिसर्स भी यही दावा करते हैं। इनमें आर्मी जनरल डॉगलस मैक आर्थर, ब्रिगेडियर जनरल कार्टर क्लार्क और तब जापानीज होम आइलैंड के स्ट्रेटेजिक एयर ऑपरेशंस इंचार्ज मेजर जनरल लिमे शामिल हैं। तो फिर अगर एटॉमिक बॉम्ब जरूरी नहीं थे तो लाखों लोगों को जान से मारने और दशकों तक जापानीज सिविलियंस को रेडिएशन के जहरे की तरफ ढकेलने के पीछे यूएस का असली मोटिव क्या था? कुछ स्कॉलर्स का दावा है कि अमेरिका का यह डिसीजन प्योरली पावर पॉलिटिक्स का नतीजा था, जहां वो दुनिया और अपने बिगेस्ट राइवल यूएसएसआर के सामने अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान सरेंडर नहीं कर रहा था तब यूएसएसआर जापान को इन्वेड करने के प्लान्स में था। यूएस सोवियत कम्युनिज्म को रोकना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि यूएसएसआर जापान को डिफीट कर एशिया पैसिफिक में अपना दबदबा कायम करे। ऐसे में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज केवल और केवल अमेरिकन एम्बिशंस को साकार करने के लिए किया गया। दोस्तों, अमेरिका के ब्लंडर्स की अगली कहानी जापान से कुछ ही किलोमीटर दूर कोरियन पेनिनसुला से जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं। कोरियन वॉर भी अमेरिका के ब्लंडर्स की दास्तां सुनाता है। कोरियन वॉर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 1950 से 1953 के बीच लड़ा गया।
इस वॉर की ऑफिशियल शुरुआत 25 जून 1950 को हुई, जब यूएसएसआर और चाइना बैक्ड नॉर्थ कोरिया ने यूएस बैक्ड साउथ कोरिया को इन्वेड किया। वैसे तो अमेरिका के बाकी ब्लंडर्स और वॉर के कंपैरिजन में कोरियन वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें यूएस और यूएसएसआर दोनों को इक्वली रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि इसमें अमेरिका की जिम्मेदारी ज्यादा थी। खैर, अमेरिका ज्यादा जिम्मेदार था या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन ये सच है कि कोरियन वॉर यूएस और यूएसएसआर के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा था, जिसका नुकसान कोरियन जनता को हुआ। 1910 में इंपीरियल जापान ने कोरियन पेनिनसुला को एनेक्स किया था और 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया तो कोरियन पेनिनसुला 38 पैरेलल के अक्रॉस 2 देशों में बांट दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में अलाइड पावर्स ने दावा तो ये किया कि वो कोरिया को जापानीज इंपीरियलिज्म से आज़ाद करवाएंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अलाइड पावर्स खुद ही कोरिया को लेकर आपस में स्ट्रगल करने लगे। न तो यूएस अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार था और न ही यूएसएसआर। नतीजा ये हुआ कि कोरिया में वॉर हुआ और इसमें लगभग 50 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये संख्या हिरोशिमा और नागासाकी में हुई डेथ से भी ज्यादा है। वॉर का नतीजा ये भी हुआ कि दोनों कोरियन देश आज भी राइवल्स बने हुए हैं। पावर पॉलिटिक्स को लेकर अमेरिका द्वारा कमिटेड अगले ब्लेंडर के लिए हम चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। देश का नाम वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम वॉर 1 नवंबर 1955 से लेकर 30 अप्रैल 1975 तक चला। ऑफिशियली ये वॉर कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम और यूएस बैक्ड साउथ वियतनाम के बीच हुआ। 20 साल लंबा चला ये वॉर सिर्फ वियतनाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे नेबरिंग स्टेट्स में भी फैला। नतीजा ये हुआ कि लाओस और कंबोडिया में सिविल वॉर्स का जन्म हुआ। इस पूरे वॉर में भी लाखों लोग मारे गए। कुछ सोर्सेज के हिसाब से लगभग 10 लाख से लेकर 30 लाख तक वियतनामी सिविलियंस मौत के घाट उतार दिए गए। वहीं कुछ 3 लाख कंबोडियंस, 60,000 लाओटियंस और 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स भी इसमें मारे गए। वियतनामी सोसाइटी 20 सालों तक इंसर्जेंसी और वॉर के चलते डिसरप्शन झेलती रही और वहां के कॉमन लोगों को यूएस और यूएसएसआर की राइवलरी का खामियाजा भुगतना पड़ा। स्कॉलर्स कहते हैं कि अनलाइक कोरियन वॉर, जहां एक साइड को पूरी तरह से ब्लेम कर पाना कठिन है, वियतनाम वॉर में अमेरिकन इंटरफेरेंस को जिम्मेदार ठहराना ज्यादा आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि वियतनाम में वियतनामीज पॉपुलेशन ने खुद भी बढ़ चढ़कर अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जहां एक तरफ सोवियत और चाइनीज का नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट लार्जली वेपनरी तक सीमित था, वहीं यूएसए इस वॉर में अपने ट्रूप्स की मदद से डायरेक्टली इन्वॉल्व था, जिसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा कोरियन वॉर 2 ऐसे स्टेट्स के बीच हुआ जो अपने अपने रीजन्स में लोगों का सपोर्ट एंजॉय करते थे, लेकिन वियतनाम में इंसर्जेंट्स को वहां की जनता द्वारा मिले मैसिव सपोर्ट और यूएस बैक्ड करप्ट साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं दिखाया कि यूएसए को वियतनाम में सपोर्ट नहीं था और इसलिए वहां यूएस इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। दोस्तों, ऐसे और भी कई इवेंट्स कोल्ड वॉर के दौर में हुए, लेकिन अब चलते हैं उन इवेंट्स की तरफ जो कोल्ड वॉर के बाद हुए और जिनमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट को आउटराइटली अमेरिकन इंपीरियलिज्म बताया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका सोल सुपर पावर बना, जिसके पास अब वॉर्स के लिए ब्लेम करने के लिए सोवियत यूनियन भी नहीं था। सबसे पहले चलते हैं मिडिल ईस्ट में। दोस्तों, अफगानिस्तान वो देश है जो ना सिर्फ अमेरिकन इंपीरियलिज्म का शिकार हुआ, बल्कि वो सोवियत इंपीरियलिज्म का भी शिकार हुआ। पहले तो सोवियत ने 1979 में अफगानिस्तान को इन्वेड कर वहां की सोसाइटी को गरीबी और इंसर्जेंसी की तरफ ढकेला और बाद में इसी बात के आरोप अमेरिका पर भी लगे। कहते हैं कि सोवियत इन्वेजन के दौरान भी अमेरिका ने जिस तरह से सोवियत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ा, उसके चलते ही पूरे मिडिल ईस्ट में टेररिज्म की लहर का जन्म हुआ। अफगान मुजाहिदीन को फंड्स प्रोवाइड करने हो या फिर आर्म्स, इन सब में अमेरिका का नाम सामने आया। मुजाहिदीन वही ऑर्गेनाइजेशन था जिसने अलकायदा जैसे टेरर ग्रुप को शेल्टर प्रोवाइड की और बाद में तालिबान ने भी उसे शह दी। बाद में अलकायदा ने ही अमेरिका में 9/11 अटैक्स को अंजाम दिया और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। इसे वॉर ऑन टेरर का नाम दिया गया और ये 2001 से लेकर 2021 तक चला। अफगानिस्तान इसमें अकेला नहीं है। इस दौर में यूएस बैक्ड इंसर्जेंट्स और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स यमन से लेकर सीरिया और लीबिया तक देखे जा सकते हैं। 2021 में वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के वॉर ऑन टेरर ने लगभग 3.8 करोड़ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। यूरोप में हुई रेफ्यूजी क्राइसिस इसी का आउटकम रहा, जहां सीरियन सिविल वॉर से त्रस्त आकर लोग यूरोप की तरफ माइग्रेट करने लगे। इस स्टडी के मुताबिक इन वॉर्स में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 10 लाख के आसपास है
और मॉनेटरी टर्म्स में लॉस लगभग $8 ट्रिलियन। अमेरिका दावा करता है कि इन वॉर्स के पीछे का कारण मिडिल ईस्ट का टेररिज्म और वहां के कई देशों की सरकारों द्वारा टेररिज्म को सपोर्ट करना था। लेकिन दोस्तों, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि इन वॉर्स के पीछे का मेन मकसद अमेरिका द्वारा मिडिल ईस्ट में अपने ऑयल इंटरेस्ट को सिक्योर करना और वहां अपना वर्चस्व कायम करना था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो इराक वॉर है, इस पर यूएस ने 2003 में अटैक किया। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से दावे हुए कि सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट सीक्रेटिवली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रही है, लेकिन बाद में सामने आया कि स्पेकुलेशंस एकदम गलत थे। जनवरी 2004 में फॉर्मर यूएस वेपन्स इंस्पेक्टर डेविड के ने यूएस कांग्रेस को बताया कि वी वर ऑलमोस्ट ऑल रॉन्ग। कुछ स्कॉलर्स ने यह भी दावा किया कि इराक पर यूएस इंटेलिजेंस को बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर हाइप किया था, क्योंकि उनका मेन मकसद इस रीजन में अपनी हेजेमनी और डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना था। ऐसा नहीं कि सद्दाम की गवर्नमेंट प्रो पीपल थी, लेकिन अमेरिकन इन्वेजन ने वहां के लोगों की लाइफ को बद से बदतर बना दिया। ऊपर से अमेरिका ऑलरेडी इस रीजन के कई डिक्टेटर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता था और इसलिए वो ये सब डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए कर रहा था। ये भी केवल एक मिथ ही है। असल में डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट नामक एक टेक्निक को यूज कर अमेरिका खुद के सुपर पावर स्टेटस को पोर्ट्रे भी करना चाहता था। खैर, इस बात ने भी इराकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज कर दिया और बाद में अमेरिका ने यहाँ से भी अपने ज्यादातर ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए, वैसे ही जैसे उसने अफगानिस्तान में किया। इराक युद्ध से जन्मी इंसर्जेंसी का इन्फ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में हुआ और बाद में ISIS का जन्म लेना और सीरिया में सिविल वॉर तक की कहानी तो आपको पता ही है। अमेरिकन इंटरवेंशंस की कहानी एशिया से लेकर अफ्रीका तक देखी जा सकती है, लेकिन अमेरिकन इंटरवेंशंस का शिकार उसके नेबरहुड में लोकेटेड देश भी हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका की। दोस्तों, लैटिन अमेरिका में अमेरिकन इंटरवेंशन के कई रूप हैं और इनकी लिस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से लेकर इकोनॉमिक इंटरवेंशन तक की है। चिली, ग्रेनेडा, पनामा से लेकर वेनेजुएला, निकारागुआ और अर्जेंटीना तक हर तरफ अमेरिकन इंटरवेंशन की कहानियां हैं। क्योंकि एक वीडियो में हम सारे देशों की कहानी नहीं सुना सकते, इसलिए अमेरिकन इंटरवेंशन और लैटिन अमेरिका के नेचर को हम 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएंगे। दोस्तों, ग्वाटेमाला अपनी बनाना प्रोडक्शन के लिए फेमस था और एक अमेरिकन कंपनी UFCO यहाँ 42% लैंड कंट्रोल करती थी। अंडर ग्वाटेमाला डिक्टेटर उबिको उसे टैक्स एग्जम्पशंस भी हासिल थे। इस कंपनी ने ग्वाटेमाला के बनाना प्रोडक्शन को मोनोपोलाइज कर रखा था और साथ में वो कंट्री के टेलीफोन, टेलीग्राम सिस्टम और ऑलमोस्ट सारे रेल रोड ट्रैक्स को ओन करती थी। लेकिन 1944 में राइट विंग डिक्टेटर उबिको को ग्वाटेमाला रिवॉल्यूशन से रिमूव कर दिया गया और देश में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। बाद में 1951 के इलेक्शन से कर्नल जैकोबो अरबेज वहां के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वहां के लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम्स दिए और इलेक्शंस में कम्युनिस्ट की भागीदारी को भी अलाउ किया। लेकिन अमेरिका को यह रास नहीं आया। ऊपर से जब प्रेसिडेंट अरबेज ने UFCO जैसी अमेरिकन कंपनी के मोनोपोली को खत्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स प्रपोज किए ताकि वहां के गरीब फार्मर्स स्लेवरी जैसी सिचुएशन से बाहर आ सकें, तो अमेरिका ने कम्युनिज्म के खतरे का हाइप क्रिएट किया। UFCO पर लॉबिंग का आरोप लगा, जिसने अमेरिकन प्रेसिडेंट ईशनोवर के साथ क्लोजनेस के चलते एक मैसिव एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा चलाया। कहते हैं कि एक्सपेंसिव लॉबिंग के बाद प्रेसिडेंट ईशनोवर ने डिसाइड किया कि वो CIA की मदद से ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट अरबेज को सत्ता से बाहर फेंक देंगे और इस ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन PB सक्सेस। CIA ने इस काम के लिए वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ ऑपरेशन को आर्म किया और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की। फाइनली अरबेज को सत्ता से बाहर कर दिया गया और फिर ग्वाटेमाला अगले 40 साल तक एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूल में रहा, जिसके रूल में लगभग 2.5 लाख लोगों को या तो मार दिया गया या फिर वो डिसअपियर हो गए। ऐसा ही कुछ चिली में भी हुआ, जब वहां के सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट सेल्वाडोर अलेंडे को CIA ने मिलिट्री डिक्टेटर ऑगस्टो पिनोशेट की मदद से सत्ता से बाहर कर दिया गया। बाद में पिनोशेट दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर्स के रूप में दुनिया के सामने आया, जिसने लोगों को ब्रूटली ऑप्रेस किया। अमेरिका की ये कहानी भी हमें मिडिल ईस्ट को समझने में हेल्प करती है, जहां वो डेमोक्रेसी फैलाने के नाम पर वॉर्स को जस्टिफाई करता रहा, जबकि लैटिन अमेरिका में उसने कई डिक्टेटर्स की मदद से वहां के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को उखाड़ फेंका। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस्ड अमेरिका के ब्लंडर्स का इतिहास हमें बताता है कि आज यूक्रेन में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ रशिया को ठहराना पूरे सच को बयान नहीं करना होगा। अमेरिका ने ग्रेट पावर पॉलिटिक्स से रिट्रीट नहीं किया और वर्चस्व की इस लड़ाई के चलते ही वो नेटो में यूक्रेन की मेंबरशिप के लिए पुश कर रहा था। ऐसे में रशियन एग्रेशन जस्टिफाइड तो नहीं है।
लेकिन अमेरिकन एलाइज द्वारा रशिया को लगातार उकसाना वो भी कुछ कम गलत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।